मॉर्निंग बेटा, हम लोग आप लोगों की जो इंडिया वाली बुक है उसके थर्ड चैप्टर कर रहे हैं बेटा, क्योंकि सेकंड वाला चैप्टर तो कट गया आप लोगों का। उसमें जो जो पोर्शन आप लोगों के बचे हुए हैं वो आपके चैप्टर नंबर 5 और 6 के साथ जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तो उसका नाम है। ठीक है, नाम है बेटा तुम्हारा नियोजन और विकास, यानी योजनाएं बनाकर कैसे हम लोगों ने विकास किया। जो आप लोगों ने तीसरी चुनौती पढ़ी थी, पहली चुनौती तो आप लोगों ने एकता स्थापित करने की चुनौती पढ़ी थी जब हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण की बातें शुरू करी थी। तो फर्स्ट तो वही थी कि एकता स्थापित कैसे किया जाए, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ लिया। सेकंड चैप्टर लोकतंत्र स्थापित करने की थी, तो बेटा लोकतंत्र वाले पोर्शन को हम चैप्टर नंबर 5 और 6 के साथ पढ़ लेंगे। अब जो तुम्हारी थर्ड चुनौती थी नियोजित विकास करने की, तो ये जो नियोजित विकास करने की रणनीति थी ये किस तरीके से भारत ने इसको फॉलो किया, भारत इसको कैसे आगे लेके बढ़ा, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बता दे बेटा कि इस चैप्टर में से कुछ पोर्शन कटे हैं आप लोगों के। कटने के बावजूद भी मैं थोड़ा बहुत पोर्शन तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये कटा तो अब के साल के लिए। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे आएंगे उन सबको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ आप लोगों का फर्स्ट है भारतीय आर्थिक विकास का बदलता स्वरूप। ठीक, भारतीय आर्थिक विकास का बदलता स्वरूप, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, ये तीनों के तीनों पार्ट आप लोगों के चैप्टर से कट गए। ठीक है, आप लोगों को अब इनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना। ओके, हाँ, इनकी बजाय अब राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग ये दोनों जुड़ गए हैं। और एक मजाक की बात बताऊं, ये दोनों के दोनों आप लोगों की योजना आयोग के अंतर्गत ही काम करते हैं। ठीक है चलिए भाई, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि आप लोगों को ये तीनों पार्ट इस साल के लिए नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अगले साल के लिए पढ़ेंगे। और जब बेटा हम लोगों ने अपनी इस चुनौती का सामना करते हुए हमने नियोजित विकास की बातें करनी शुरू करी, तो सबसे पहले हम लोगों ने विकास के उद्देश्यों को निर्धारित किया कि हम लोग अपने देश को अगर विकास दे रहे हैं, अगर डेवलपमेंट दे रहे हैं, तो किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो आज़ादी के समय जब हम लोगों ने नियोजन के माध्यम से विकास शुरू किया तो उस वक्त हमारे विकास के केवल दो ही उद्देश्य थे। फर्स्ट, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना, आर्थिक यानी पैसे संबंधी, समृद्धि, समृद्धि या फिर वृद्धि दोनों ही एक ही शब्द है। ठीक है, तो समृद्धि यानी आर्थिक रूप से वृद्धि करना। आज जो सभी गरीब हैं, आज जो सभी गरीब हैं, अब वो धीरे धीरे करके आप लोगों के सीढ़ी दर सीढ़ी आप लोगों के विकास की तरफ बढ़ते जाएंगे। सबकी इनकम बढ़ती जाएगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, तो हमें सभी की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करनी है। ये है आप लोगों का फर्स्ट, यानी आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने का। ठीक है, जो सेकंड है आर्थिक व सामाजिक न्याय स्थापित करना। बड़ा सिंपल सा वर्ड है बेटा, सिंपल है, बहुत जल्दी याद होता है। आर्थिक और सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय का मीनिंग होगा बेटा कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। आर्थिक रूप से यानी कोई गरीब ना हो और कोई अमीर ना हो। ठीक है, और सामाजिक रूप से कोई उच्च समुदाय का ना हो, किसी की जाति को हम लोग नीची ना बोले, यानी एक ऐसा समाज निर्मित करना जिसमें ऊंच नीच ना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था के लेवल को सेट करना जिसमें अमीरी और गरीबी के बीच में खाई ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने इस विकास के इन्हीं दो लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए अपने देश के विकास की शुरुआत की। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारे मजाक की बात तो नहीं है बेटा, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने इतने साल गुजार दिए तो भी प्रति व्यक्ति में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन बेटा आज भी भारत में सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक न्याय स्थापित आज तक नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी हम लोग लगातार हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अब इसी कोशिश में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे।
यानी आज़ादी के समय भारत कैसा था और आज़ादी के बाद तकरीबन 2 दशक बाद कैसा था और उसके बाद उसके फिर 2 दशक के बाद कैसा था। यानी कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को इन 3 पार्ट में अगर विभाजित करके पढ़ें तो कुछ गलत नहीं है। जैसे कि 1947 से 1970 तक फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, 1970 से 1991 तक हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, 1991 के बाद आज तक का पोर्शन हम तीसरे वाले लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर हमें समझना है, अगर हमें ये देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से बदलकर आज हमें इस रूप में प्राप्त हुई है, तो उसके लिए हमें ये तीनों पहलू पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इजी भी हो जाएगा बेटा आप लोगों के लिए, चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, दिमाग में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आप लोगों की ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ पर मैं ये बताती हूँ कि वहाँ हरित क्रांति पड़ी थी ना जो यहाँ आई, वगैरह वगैरह। तो देखिए बेटा 1947 से 1970 तक क्या हुआ था। सबसे पहली बात तो हम लोग इस लेवल पर जब इसकी शुरुआत करेंगे तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हमें इजी हो जाए कि हम लोगों ने किस वक्त किस चीज़ को अपनाया था। तो इसमें जब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, हमारे पास 2 स्थितियां थी, एक आंतरिक और एक बाहरी। ठीक है, आंतरिक स्थितियों में क्या था भारत के पास, विस्तृत गरीबी थी, यानी दूर दूर तक गरीबी थी। ठीक है, यानी गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा थी भारत में, हालांकि आज भी है लेकिन उस वक्त हालात ज़्यादा बुरे थे। निम्न राष्ट्रीय आय थी, यानी राष्ट्रीय आय तो ना के बराबर थी। ओके, क्योंकि जो भी कुछ था पहले अर्थव्यवस्था से सब कुछ निचोड़ के अंग्रेज ले गए, पीछे जो बचा वो हमें गिफ्ट में दिया जा रहा है कि ले भाई अब तो अपनी अर्थव्यवस्था को चला ले। तो जिस हालत में हमें अपनी अर्थव्यवस्था मिली थी वो बेहद निम्न श्रेणी की थी, यानी निम्न राष्ट्रीय आय थी उस वक्त और निम्न प्रति व्यक्ति आय थी। अब जब राष्ट्रीय आय ही नहीं होगी तो प्रति व्यक्ति आय कहाँ से हो जाएगी, इसीलिए उस वक्त भारतीय व्यक्ति के पास प्रति व्यक्ति आय के स्रोत भी ना के बराबर थे। ठीक है, कृषि व उद्योगों की बड़ी खराब स्थिति थी। कृषि सदियों से नहीं हुआ, हमारे जमीन सुधार के लिए कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की। अंग्रेजों ने हमारी धरती से टैक्स खूब खाया, लेकिन हमारी जमीन को जब थोड़ा सुधारने की बात आई तो लाइन में सबसे पीछे खड़े हुआ दिखा। ठीक, यानी कि हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए एफर्ट्स बहुत 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 कम हुए हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारी जमीन जो थी वो भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं रही। ठीक है, तो बेटा इसी वक्त आंतरिक स्थिति तो ये थे ही थी, बाह्य स्थिति यानी ये तो देश के अंदर था। इस वक्त देश के बाहर क्या था, उस वक्त देश के बाहर 2 तरह की अर्थव्यवस्थाएं थी, एक उदारवादी पूंजीवाद था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। यानी ये 2 मॉडल पर पूरा विश्व चलने लग रहा था। जो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल है ये आप लोगों का अमेरिका इसका हेड था, अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमारे ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी उसमें बेटा पूंजीवाद को ज़्यादा महत्व दिया था। पूंजीवाद क्या होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो खुले लेवल पर उसको मुक्त छोड़ दिया गया है कि भाई तो मार्केट तक कितना ही पहुंच और कितना ही पैसा कमा। ठीक है, यानी यहाँ पर उदारवादी पूंजीवाद है, यानी व्यक्ति के पास जितना पैसा है वो मार्केट में लगाएगा और उससे पैसा कमाएगा। ओके, लेकिन दूसरा हमारा समाजवादी मॉडल था बेटा, ये रशिया के अंतर्गत आता था। ठीक है, और उस वक्त का जो यूएसएसआर था, आप लोगों को पहले वर्ल्ड वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था यूएसएसआर 15 देशों का समूह था जिसका हेड रशिया था। ठीक है, इस यूएसएसआर ने जिस आर्थिक मॉडल को अपनाया हुआ था वो था समाजवादी मॉडल। ठीक है, इस समाजवादी मॉडल में सबका इक्वल है,
सबका एक जैसा चल रहा है, सब कुछ अच्छे से काम हो रहा है। ठीक है, तो ये समाजवादी मॉडल आप लोगों का उस वक्त था। लेकिन भारत की ऐसी स्थिति थी बेटा कि ये ना तो पूरी तरह उदारवादी पूंजीवाद को अपना सकता था, ना समाजवाद को। पूंजीवाद को तो वो अपनाना भी नहीं चाहता था, बहुत कम थे, जैसे कि अम्बेडकर जी थे या तुम्हारी स्वतंत्र पार्टी थी, वो चाहती थी कि भारत उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को अपनाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, जनसंघ पार्टी और कई सारी और भी पार्टियां और व्यक्ति थे बेटा जो समाजवादी मॉडल अपनाने के पक्ष में थे। अब ऐसे में दोनों के दोनों मॉडल पर दो तरह की विचारधाराएं, अब अर्थव्यवस्था का मॉडल तो एक ही अपनाना था हमें, इसीलिए हमने उदारवादी पूंजीवाद और समाजवाद में से दोनों में से मेन निकाला और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। मिश्रित यानी ना तो हम पूरी तरह पूंजीवादी सिस्टम को अपनाते, ना हम पूरी तरह समाजवादी सिस्टम को अपनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा ये पोर्शन आप लोगों का यहाँ, ये तो है 1970 तक। 1970 से 91 के बाद, 1970 से 91 में हम लोगों ने पहली बार हरित क्रांति जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, बड़ी बड़ी स्कीम्स के साथ काम करना शुरू किया और भारत की अर्थव्यवस्था धीरे 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 करके बढ़ने लगी। ठीक है, यानी 1980 के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था धीमी गति से भले ही बढ़ रही थी, लेकिन 3.3 वृद्धि दर भी हम लोगों ने नोट किया था। ठीक है, उसके बाद 1991 में बेटा पूरी तरीके से यहाँ पर लागू कर दिया गया था। लागू क्या कि हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारवादी बना दिया था, यानी कि अपने व्यापार अवरोध हटा दिए थे, विदेशी कंपनियों को भारत में आने का न्योता दे दिया था, हम लोग खुद दूसरे देशों में जा जाकर व्यापार करने लगे थे। यानी अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने के बाद से लेकर आज तक भारत ने मुड़ के पीछे नहीं देखा है, लगातार उसकी अर्थव्यवस्था कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही है। ये बात ठीक है कि ये जो 1 साल हो गया आप लोगों के कोरोना को, उसने आपकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से हिला जरूर दिया है, लेकिन खत्म नहीं किया है। दोबारा से मेहनत कर रहा है पूरा वर्ल्ड और दोबारा से उसी अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जो इसके टाइम से पहले थी, जिसमें ये तकरीबन बढ़ रहे थे। ठीक है, मानते बेटा कि इसने आप लोगों के विश्व के विकास को तकरीबन धकेल दिया है 10 साल पीछे, लेकिन उस 10 साल को दुगनी मेहनत से हम लोग आगे बढ़ाने पर लगे हुए हैं। इसके बाद आता है बेटा, उन्होंने भारत ने जिस विकास की बातें करी थी, हमने उस विकास को किस तरीके से प्राप्त किया। तो इसके लिए आता है बेटा कि हम लोगों ने विकास के लिए नियोजन को अपनाया। नियोजन यानी काम करने से पहले जो हम तैयारी कर लेते हैं, योजनाएं बना लेते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं फिर ये करूंगा, मैं फिर वो करूंगा, वो सारा आपका नियोजन कहलाता है। प्रॉपर वर्डों में बोले तो किसी कार्य के लिए पूर्व यानी पहले तैयारी ही नियोजन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोगों ने नियोजन को ही क्यों अपनाया? हम लोगों ने नियोजन को इसलिए अपनाया क्योंकि बेटा हम नियोजन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स वर्ल्ड में देख चुके थे कि उनके आधार पर अगर हम लोग चलें तो उन्होंने जैसे अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर लिया था तो हम लोग भी वैसे ही विकास करेंगे। हम लोगों ने इसके रिजल्ट्स पहले ही देख लिए वर्ल्ड में, उसके बाद हमने इसको फॉलो करना शुरू किया कि नियोजन ये होता है। ठीक है, और इसलिए हम लोग नियोजन को ही अपनाएंगे। इसमें आप लोगों के जर्मनी, जापान जैसे देशों के भी आते बेटा, रशिया के भी आते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल खत्म हो गई थी, यानी जापान के तो बहुत बुरे हालात थे क्योंकि उस पर तो परमाणु हमला भी हो चुका था। ठीक है, तो ऐसे में इन देशों ने एक नियोजन को अपनाया और उस नियोजन के माध्यम से उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि वो हमारे लिए एग्जाम्पल बन गए। इसीलिए भारत ने भी नियोजन को ही अपनाया। अब भारत के नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? भारत के नियोजन का फर्स्ट उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि करना। ये हम चाहते हैं कि हमारा जो उत्पादन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो हम लोग आए दिन नई नई चीजें डेवलप करने लग रहे हैं,
हम चीजें बनाने लग रहे हैं, हमारे कारखाने उद्योग चल रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन करें और रोजगार के अवसरों को बढ़ा दे, ताकि हमारे यहाँ से बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाए और लोगों को जहां तक हो सके पूरी तरीके से ये सेटिस्फाइड हो जाए बेटा सभी, कि ज्यादा कुछ नहीं तो सरकार की तरफ से रोजगारों के अवसर कंटिन्यू हमें मिलने लग रहे हैं। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने नियोजन का उद्देश्य अपनाया कि आर्थिक समानता को प्राप्त करेंगे, ऐसी आर्थिक समानता देंगे जिसमें ना बहुत कोई गरीब होगा ना बहुत कोई अमीर होगा। इसके बाद आता है बेटा कि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। आर्थिक स्थिरता यानी एक तरीका है आप लोगों का कि अर्थव्यवस्था को संभाल के आगे लेके चलना है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि अर्थव्यवस्था एक बार तो आप लोगों की बहुत बढ़िया जा रही है, दूसरी बार फिर धराशायी हो रही है, फिर उठने की कोशिश करिए फिर धराशायी हो रही है, तो वो जो स्थितियां वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत गलत रिजल्ट्स देती है। ऐसे में आर्थिक स्थिरता को प्राप्त किया जाए। आर्थिक स्थिरता यानी कि हम लोग जिस लेवल पे चल रहे हैं उस पे चले, धीरे 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 विकास करते ऊपर बढ़े, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था कभी भी इस हालत में ना हो कि वो बिल्कुल डाउन आ गई है। ठीक है, इसके बाद बेटा नियोजन के उद्देश्यों को आखिरकार हम प्राप्त कैसे करेंगे। अब हम लोगों ने नियोजन को अपना तो लिया, लेकिन अब हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स आए, एक योजना आयोग, एक राष्ट्रीय विकास परिषद और एक नीति आयोग। ठीक है बेटा, योजना आयोग जो था ये तुम्हारा ये 1950 में बना था। ठीक है, इसी योजना के अंतर्गत आप लोगों के राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग ये दोनों तीनों कार्य चल रहे थे। इसको बेटा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी फिलहाल हम लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।